नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल में और इस पीटी स्पेशल श्रृंखला के आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है लास्ट सेशन में हमने पोस्ट गुप्ता पीरियड कुछ प्रश्नों को किया था, इसमें हमारी मेन थीम जो रही थी, वो हर्षवर्धन रही थी। आज के इस वीडियो में हम पोस्ट गुप्ता के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन आज हमारी थीम हर्षवर्धन के राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम से आगे बढ़ करके पोस्ट गुप्ता पीरियड के अन्य आयामों पर रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इसमें पूछा गया है गुप्तोत्तर काल में धार्मिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो बेसिकली धर्म की चर्चा यहाँ पर आपसे की गई है और इस समय जो धर्म के परिवर्तन देखने को मिल रहे थे उन पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। पंच देवता में इंद्र को प्रमुख स्थान प्राप्त था। अब यहाँ पर आते आते पंच देवता की अवधारणा आ गई। जैसे आज आप त्रिदेव के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम जानते हैं या ब्रह्मा विष्णु शिव का नाम जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुप्तोत्तर काल में पंचदेवता की अवधारणा सामने आ चुकी थी। और लेकिन इसमें इंद्र को प्रमुख स्थान प्राप्त था, ये बात गलत है क्योंकि इंद्र जो है, इनकी भूमिका वैदिक काल से जैसे जैसे आप इतिहास में आगे बढ़ेंगे उनकी भूमिका कम होती जाएगी और यहाँ तक आते आते जब मुख्य रूप से आपको शैव और वैष्णव मत का उदय होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं विष्णु और शिव की जो भूमिका है वो सर्वोपरि हो जाएगी। इसके अलावा इसमें ब्रह्मा और इसके साथ ही साथ दो और देवता गणपति और शक्ति, शक्ति मतलब जो शक्ति की देवी मानी गई हैं, उनके ऊपर ये 5 देवता वाली अवधारणा सामने आती है। तो ऐसे में इंद्र की जो भूमिका है वो प्रमुख तो नहीं रह गई और उसके अलावा काफ़ी नीचे आ गई, जबकि इन 5 देवताओं की भूमिका बढ़ गई। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। इस काल में विष्णु, शिव और दुर्गा ये तीनों प्रमुख देवता बन गए। जैसा कि मैंने आपको बताया वैष्णव और शैव मत सबसे ऊपर आ चुका था और राजा महाराजा इस काल तक आते-आते चाहे वो गुप्त काल के हों या गुप्तोत्तर काल के, वैष्णव मत को आधिकारिक वो अपना रहे थे। इसी में आपको आदिवरा जैसी उपाधियाँ देखने को मिल जाती हैं, परम भट्टारक, परम भागवत जैसी उपाधियाँ। तो यहाँ पर विष्णु और शिव तो सही है, साथ ही साथ दुर्गा को भी शक्ति का प्रतीक माना गया और इनको एक प्रमुख देवता के रूप में स्थापित किया गया। तो ऐसे में तीनों ही सही थे और इस प्रकार ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा आपका सही है और आपसे सही पूछा गया है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2, क्योंकि आपका सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको मैच करना है। एक तरफ आपको शासक या कह सकते हैं वंश का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनके राज्य का नाम दिया गया है कि कोई पर्टिकुलर वंश या शासक जो हैं वो किस राज्य से बिलॉन्ग करते थे। 3 नाम आपको दिए गए हैं और तीनों जो नाम हैं वो आपके कहीं न कहीं राजपूत वंश हैं, क्योंकि आपको पता है पूर्व मध्यकाल आते-आते राजपूत कई शाखाओं में बँट के उत्तर भारत में अलग-अलग हिस्सों में फैल गए थे। गढ़वाल वंश जो है उसका संबंध आपका कन्नौज से है। कन्नौज में ही जो राजा जयचंद्र आपका नाम आता है, जिन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया चंदावर का, वो गढ़वाल वंश के थे और वो कन्नौज के शासक थे। तो इसलिए पहले का जो मैच दिया गया है वो बिल्कुल सही है, कन्नौज के ही शासक हैं। चौहान बहुत फेमस शासक रहे इस समय पर और चौहानों ने पहले अजमेर से उनका उदय होता है और उसके बाद वो दिल्ली पर भी अधिकार करते हैं कुछ समय के लिए। तो ऐसे में चौहान जो है वो अजमेर बिल्कुल सही मैच है, क्योंकि चौहान अजमेर से ही बिलॉन्ग करते हैं। परमार तीसरा वंश दिया गया है और वो मालवा, तो मालवा के ही परमार फेमस हैं। तो ऐसे में ये मैचिंग भी क्या है? सही है। तीनों ही आमने-सामने बिल्कुल सही सुमेलित हैं, बिल्कुल सही मैच किए गए हैं और आपसे पूछा है कौन-सा सही सुमेलित है? क्योंकि तीनों ही सही हैं इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, इसलिए आपका राइट आंसर होगा क्या? डी। ठीक है? तो बिल्कुल सही मैच किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल या जिसे हम पूर्व मध्यकाल या अर्ली मिडाल पीरियड के नाम से भी जानते हैं, में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब स्त्रियों की बात आ जाती है तो यहाँ पर आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि जो स्त्रियों की स्थिति है वो माना जाता है गुप्त काल तक आते-आते तो न्यूनतम स्तर में पहुँच चुकी थी और गुप्तोत्तर काल भी कोई बहुत उससे अलग स्थिति में नहीं था। क्योंकि वैदिक काल में अगर आप पूर्व वैदिक चरण को देखेंगे, तो वहाँ स्त्रियों की जो स्थिति थी वो सबसे टॉप पर थी और उसके बाद उत्तर वैदिक, फिर महाजनपद काल, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, यहाँ तक आते-आते ग्राफ लगातार नीचे की तरफ ही आ रहा था और स्त्रियों से अनेक अधिकार लेकर के उनको एक उपभोग की वस्तु के रूप में, एक गृहिणी के रूप में ही स्थापित कर दिया गया। तो ऐसे में अब हम देखते हैं इन स्टेटमेंट्स को। स्त्रियों को मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था। बिल्कुल सही बात है क्योंकि यहाँ तक आते-आते शिक्षा संबंधी अधिकारों की बात कर लो आप, राजनैतिक अधिकारों की बात कर लो आप, धार्मिक अधिकारों की बात कर लो, इन सभी से इनको वंचित कर दिया गया और इनको हीन माना गया। स्त्रियों का वेद पढ़ना वर्जित था, ये बात भी सही, क्योंकि
यहाँ पर आते-आते मैंने बताया आपको शिक्षा का अधिकार इनसे छीन लिया गया और वेद पढ़ना तो एक और उच्च लेवल की शिक्षा है, तो ऐसे में इनको ये अधिकार प्राप्त नहीं थे। इवन जो उच्च वर्ग की महिलाएँ, इनका मतलब जिसका तात्पर्य मेरा ये है कि उच्च वर्ग की महिलाएँ वे जो राजा-महाराजा की पत्नियाँ होती थी, रानी-महारानी या राजकुमारियाँ वगैरह, उनको भी ये अधिकार अभी प्राप्त नहीं थे। तो ऐसे में इनको वेद पढ़ना पूरी तरह से क्या था? वर्जित था। इसके साथ-साथ मत्स्य पुराण पति को गलती करने वाली पत्नी को कोड़े व खपच्ची से पीटने का अधिकार देता है। और ये अनफॉर्च्यूनेटली ये बात भी सही है, क्योंकि मत्स्य पुराण में ये चीज़ मेंशन की गई है कि अगर पत्नी कोई गलती करती है तो ऐसे में पति उसको कोड़े मार सकता है, खपच्ची मतलब डंडे से पीट सकता है, और ये सब अधिकार उसको दिए गए। तो तीनों ही कथन कहीं न कहीं क्या है? सही हैं, पोस्ट मौर्य पीरियड के बारे में, पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में या फिर अर्ली मिडल पीरियड के बारे में। तो ये तीनों ही सही है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि 1, 2 और 3 तीनों ही आपके उत्तर क्या हैं? सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष। अब त्रिपक्षीय संघर्ष आ चुका है, तो एक बार थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। जिसको बिल्कुल भी पता नहीं है, थोड़ा-सा रिवाइज़ हो जाएगा आपके लिए भी, कि भारत में गुप्तकाल के पतन के पश्चात हर्षवर्धन का समय आता है। हर्षवर्धन के समय जो कन्नौज है वो तेज़ी से फैलता-फूलता है, और उसके पश्चात जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है और कन्नौज का वो वर्धन वंश का पतन हो जाता है, उसके पश्चात क्या होता है? कन्नौज की जो सीट है वो वैकेंट हो जाती है। ये कह सकते हैं वहाँ पर जो उत्तराधिकारी थे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे में इसके आस-पास 3 राज्य बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। एक बंगाल में पाल वंश का उदय हो जाता है। इधर पश्चिम में प्रतिहार वंश का उदय होता है, जो वही प्रतिहार जो आगे चलकर जिनके सामंत राजपूत कहलाएँगे। और दक्षिण में एक सबसे शक्तिशाली वंश राष्ट्रकूटों का उदय होता है, जो इस समय चालुक्यों को हरा करके यहाँ पर एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करते हैं। और इन तीनों के बीच करीबन 2 शताब्दियों तक युद्ध चलता है, किसको लेकर के? कन्नौज को लेकर के। इसी को क्या कहा गया है? त्रिपक्षीय संघर्ष, 3 पक्ष से होने वाला संघर्ष। अब देखते हैं स्टेटमेंट को। यह पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच लड़ा गया था। बिल्कुल सही बात, मैंने अभी आपको बताया। पूर्व से बंगाल में पाल, पश्चिम में आपके गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में प्रतिहार, और दक्षिण में आपके महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कौन? राष्ट्रकूट। तो ये 3 ही वंश यहाँ पर सामने आते हैं। इस संघर्ष में पाल शासक धर्मपाल को हरा करके राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। यह संघर्ष लगभग 2 शताब्दियों से अधिक लड़ा गया, और इस संघर्ष में खासियत ये थी कि 3 चरणों में ये संघर्ष पूरा होता है, और हर चरण के बाद कोई ना कोई नया वंश इस पे कब्जा करता है, और अंतिम रूप से अगर हम देखें तीनों चरणों के बाद, तो तीनों में प्रतिहार जीतते हैं और वो अंतिम रूप से कन्नौज पर शासन करते हैं। और वहीं चलकर आगे कन्नौज पर गढ़वाल वंश की शाखा का उदय होता है। लेकिन अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पॉइंट की, कि इस संघर्ष में पाल शासक धर्मपाल को हराकर राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने कन्नौज पर कब्जा किया, तो ये बात गलत इसलिए है कि ध्रुव ने अवश्य जीता था कन्नौज, लेकिन उसने प्रतिहार शासक को हराया था, ना कि पाल शासक। और ये घटना भी महत्वपूर्ण है कि प्रतिहार शासक को हराने के पश्चात जब ध्रुव ने कन्नौज जीत लिया, तो दक्षिण में उसके राज्य में फैली हुई अशांति के चलते उसको वापस जाना पड़ा, और इसके पश्चात प्रतिहारों ने फिर से कब्जा कर लिया। तो ये स्टेटमेंट आधा सही है, आधा गलत है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? हमको काटना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अरब यात्री सुलेमान ने इन 3 साम्राज्यों के बीच हुए संघर्ष का वर्णन किया है, बिल्कुल सही बात है। सुलेमान ने अपने ग्रंथ में लिखा भी है, और इन तीनों राज्यों के बीच संघर्ष को विस्तार से बताया भी है। तो इस आधार पर अगर आप देखें, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। और ऑप्शन में अगर आप जाएँगे तो यहाँ पर आपको बी सही आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है केवल 1 और 3 सही है, राइट? तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न में नज़र डालेंगे। आपसे प्रतिहारों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। प्रतिहारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। इस साम्राज्य के राजा भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। राजा भोज एक बहुत फेमस शासक हुए, प्रतिहारों के लगभग 850 के आसपास इनका समय शुरू होता है। और ये शैव मत को, सॉरी वैष्णव मत को मानने वाले शासक थे। भगवान विष्णु को आराध्य देव मानते थे, और ऐसे में उन्होंने उन्हीं के नाम पर आदि वराह, जो भगवान विष्णु की उपाधि है, उसको धारण किया था, और आदि वराह के नाम से शासन किया। तो ये बात सच सच है बिल्कुल, और ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका? सही है। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर राजा महिपाल के दरबार में रहते थे। सो अगेन ये जो स्टेटमेंट आपका दिया गया है बिल्कुल सही है, क्योंकि राजा महिपाल भी बिलोंग करते थे प्रतिहारों को, उनके दरबार में ही बहुत महान जो नाटककार थे, कवि थे, उनका नाम था राजशेखर,
वो उन्हीं के दरबार के रत्न के रूप में आसीन थे। थर्ड स्टेटमेंट आपसे कह रहा है बगदाद के यात्री अल मसूदी ने साम्राज्य को अल जुज्र के नाम से नामित किया था। तो बेसिकली जो प्रतिहारों का राज्य था वो गुजरात के आसपास और राजस्थान के आसपास फैला हुआ था और इस समय अरब से इनका व्यापार अधिकांश होता था। तो ऐसे में अरब यात्री जो इस राज्य में आते थे या जो बड़े साहित्यकार वगैरह होते थे, वो अपने ग्रंथों में इस राज्य का वर्णन करते थे और ऐसे में अल मसूदी नामक एक यात्री ने अपने आप ग्रंथ में इसका वर्णन किया है और प्रतिहार जो राज्य है उसको अल जुज्र राज्य नाम से संबोधित भी किया है। तो ये बात सच है क्योंकि जो विदेशी यात्री अक्सर होते थे वो अपने अकॉर्डिंग नाम देते थे। आपने देखा भी है इतिहास में कई बार कि कैसे यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, कैसे उन्होंने पाटलिपुत्र को पॉलीग्रोथा कहा, तो ये नामकरण चलता रहता था। अब इस आधार पर अगर आप देखें कौन से आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट सही हैं, तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा डी, ऑल आर राइट। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हमने पोस्ट गुप्ता पीरियड के कुछ और प्रश्नों को आज सॉल्व किया है। आई होप आपको कई नई-नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। जल्दी मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।